टीए में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल अत्याचार यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोग्राफ को थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में मतलब इस वीडियो के अगले वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर ज़रा प्रॉब्लम सॉल्व करके बताइए। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें खुद, इसलिए मैं पहले हाइड्रोग्राफ को अच्छी तरह आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार जब आप समझ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम पे जाने के पहले जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको ज़रूर पूरा कर लेना चाहिए। पिछले वीडियो में आपने अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इस लिंक पे जाइए और पहले उसको देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। तो इससे बेहतर है कि इस वीडियो को देखिए फिर इस यहाँ पे आइए। और चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए ये पहले से ही एक हाइड्रोग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा। अब इस हाइड्रोग्राफ में के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में ज़रूर डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये जो शेप है, इस शेप में जो है ये है पिक, और ये एक पूरे हाइड्रोग्राफ में एक ही पिक बन रहा है, तो इसको कहते हैं सिंगल पिक्ड। और आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। मतलब अगर हम पिक लाइन पे एक लाइन खींचे तो इधर कुछ अलग आ रहा है, आधा से कम है और इधर ज़्यादा है, तो ऐसे फिगर को कहते हैं स्क्यूड, SKEWED, स्क्यूड। तो ये जो डायग्राम है, जो सबसे बेसिक डायग्राम है, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल पिक्ड स्क्यूड। ठीक है, तो कहीं ऑब्जेक्टिव में इस वर्ड का यूज किया जाएगा सिंगल पिक्ड, यानी एक पिक होगा, ऐसा हाइड्रोग्राफ जिसमें सिर्फ एक ही पिक है और वो एक तरफ से सिमेट्रिकल नहीं है, वो एक तरफ का एरिया ज़्यादा है दूसरी तरफ का कम है, इस तरह का अगर फिगर है तो इसको कहते हैं सिंगल पिक्ड स्क्यूड। और ये कब बनता है? ये बनता है आइसोलेटेड स्टॉर्म होने की वजह से। मतलब एक डिफाइंड कैचमेंट एरिया है और उस कैचमेंट एरिया में बारिश हुई, और वो बारिश जो हुई वो आइसोलेटेड है, वो कहीं और से ओवरलैप नहीं है, इधर से उधर, मतलब एक यूनिफॉर्म टाइप का बारिश एक डिफाइंड कैचमेंट एरिया में हो रहा है, और उसके लिए जो आउटलेट है उस पे जो डिस्चार्ज निकालते हैं, तो इस तरह का बेसिक फिगर आता है। अगर लार्ज एरिया होगा, डिफरेंट डिस्चार्ज होंगे, डिफरेंट कैचमेंट होगा, मतलब डिपेंड करेगा, तो ऐसे केसेज में मल्टी पिक्ड डायग्राम भी बनता है। तो मल्टी पिक्ड के बारे में हम इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और यही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि अगर एक बार इसको समझ गए तो फिर तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो कंपोनेंट्स है इसमें मार्क किया हुआ है। देखिए बी और सी से बीच का जो दूरी है उसको कहते हैं क्रेस्ट सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है ना ऊपर वाला, इसको कहते हैं क्रेस्ट सेगमेंट। MA, देखिए ये बेस फ्लो की लाइन है। बेस फ्लो पहले ज़्यादा होगा, धीरे धीरे कम हो रहा होगा, उसके बाद क्या हुई, बारिश शुरू हुई तो फिर बेस फ्लो में इंक्रीज होने लगा। तो एक लाइन हमने डॉटेड खींचा है, ये एक बेस फ्लो है जो कि एक यूनिफॉर्म है। उसके बाद जो है जो डिस्चार्ज है वो बढ़ता गया, फिर बारिश ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे यहाँ बेस फ्लो जो एक यूनिफॉर्म लाइन बनी थी वहाँ तक आया, और फिर उसके बाद बेस फ्लो में रिसेशन आ गया। तो इसीलिए MA पार्ट को कहते हैं बेस फ्लो रिसेशन, और DN को भी बेस फ्लो रिसेशन कहेंगे। क्योंकि जब इस लाइन तक बारिश खत्म होने के बाद सारा डिस्चार्ज हो जाएगा तो इस लाइन तक बेस फ्लो आएगी, और उसके बाद भी अगर बारिश नहीं होती है तो ये फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज जो है कम होना शुरू होगा। तो इसको भी DN पार्ट जो है ये फिर आगे बढ़ता जाएगा, बहुत स्टीपर नहीं होगा, बहुत माइल्ड स्लोप में। तो ये भी आपका एक क्या है, बेस फ्लो रिसेशन पार्ट है। ठीक है, अब ऑब्वियसली AB है राइजिंग लिंक, AB इज ए राइजिंग लिंक,
CD इज फॉलिंग लिम्ब, DN इज बेस फ्लो रिसेशन, MA इज बेस फ्लो रिसेशन। तो जो एक्स एक्सिस होता है उस पर हम लोग टाइम इन आवर्स लेते हैं, डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब वाई एक्सिस में लेते हैं। और ये जो फिगर है इसको कहते हैं सिंगल पिक्ड स्क्यूड। तो ये थोड़ा समझने के बाद अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारे हाइड्रोग्राफ के शेप, साइज, पिक कब आएगा, पिक जल्दी आएगा, पिक ज़्यादा आएगा, स्टीपर पिक आएगा, इसका जो स्लोप होगा वो स्टीपर होगा, ये माइल्ड होगा, माने ये सारी चीज़ें किन किन बातों पे डिपेंड करेंगी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा कैमरा घुमाते हैं। अब देखिए इधर भी मैंने ये सारा ना फैक्टर्स लिख रखा है। इसमें मेन जो फैक्टर्स होते हैं वो दो फैक्टर है, एक है फिजियोग्राफिक फैक्टर और दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर। फिजियोग्राफिक फैक्टर का मतलब कि आपका जो कैचमेंट एरिया है जहाँ पे बारिश हो रहा है एक्चुअली में, उस कैचमेंट एरिया का कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग कहते हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर। तो ये जो है सिर्फ फॉलिंग लिम्ब को अफेक्ट करता है। क्यों फॉलिंग लिम्ब को करता है? क्योंकि ज़मीन पे एक बार बारिश हो गई, ओ माय गॉड बैटरी 15% बचा है, कोई नहीं जल्दी जल्दी करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार जो कैचमेंट एरिया में बारिश हो गई तो वो बारिश जो हो गई तो अब ज़मीन के थ्रू जो है पानी फ्लो करके कहाँ जाएगा? बेसिन आउटलेट में जाएगा, कैचमेंट एरिया आउटलेट में जाएगा। तो वो जाने की जो प्रोसेस है उसी पे डिपेंड करेगा कि हम जो डिस्चार्ज आउटलेट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी पे वो डिस्चार्ज की क्वांटिटी डिपेंड करेगी। और डिस्चार्ज जो है किस पे डिपेंड करेगा? उस समय जब बारिश ख़त्म होने के बाद जब वो पिक से जब डाउन होना शुरू होगा तो वो डिपेंड करेगा फॉलिंग लिम्ब में। तो जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है केवल फॉलिंग लिम्ब को ही अफेक्ट करता है। और जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, यानी जब डिस्चार्ज बढ़ना शुरू हुआ तो जब बारिश होती रहेगी तो धीरे धीरे डिस्चार्ज बढ़ता जाएगा, तो वो उसको जो अफेक्ट करता है वो अफेक्ट करता है आपका राइजिंग लिम्ब को। तो ये चीज़ थोड़ा सा है, तो ये समझ लेना चाहिए था। दूसरा है, अब हम अगर इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें है शेप, साइज, स्लोप। शेप के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। साइज जो है, अगर कैचमेंट छोटा है और कैचमेंट बड़ा है तो दोनों का जो है हाइड्रोग्राफ जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का होता है। इवन दैट कि एक तरह का है और एक ही सेम ये है, तो ये अफेक्ट करता है साइज ऑफ द कैचमेंट। स्लोप जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर मान लीजिए किसी कैचमेंट का स्लोप बहुत ज़्यादा है तो बारिश जो पिछले छोर पे हुई होगी, मान लीजिए कि दिस इज ए कैचमेंट एरिया और यहाँ पे आउटलेट है और बहुत ज़्यादा स्लोपी है, तो यहाँ पे पानी होगी तो फटाक से वो आउटलेट पे चली जाएगी। इसका मतलब अगर स्लोप ज़्यादा है तो ये जो पिक जो है तुरंत अचीव हो जाएगा, क्योंकि सारा पानी तुरंत ही आउटलेट पे पहुँच जाएगा। तो जैसे ही सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा पानी आउटलेट पे पहुँचेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑब्जर्व करेंगे और इस वजह से हमें जल्दी पिक मिलेगा। तो ये पिक का जो स्लोप होगा वो स्टीपर होगा अगर स्लोप ज़्यादा है, और उसी तरह वाइस वर्सा अगर स्लोप कम है तो पिक जो है थोड़ा लेट से मिलेगा। और ये जो ग्राफ है इसमें अगर ऐसा अगर मैं खींचना चाहूँ तो ये इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा। तो ये है ये है स्टीपर स्लोप वाला और उससे थोड़ा माइल्ड स्लोप है, इस तरह का ग्राफ आएगा। जो पिक जो है थोड़ा देर से और इतना प्रोनाउंस पिक नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब प्रोनाउंस का मतलब कि दिख रहा है कि एकदम ऐसे पिक है, और थोड़ा सा जल्दी नहीं, थोड़ा आराम से स्लोप डाउन हो, तो उस तरह का पिक बनेगा। उसके बाद नेचर ऑफ वैली है कि किस तरह का है, सरफेस है, पानी कितना जाने देना चाह रहा है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि जो पिक आएगा कब आएगा, तो उससे राइजिंग लिम्ब को फॉलिंग लिम्ब को अफेक्ट करेगा। उसके बाद है ड्रेनेज डेंसिटी। अब ड्रेनेज डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ड्रेनेज डेंसिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आउटलेट है तो ये कैसे जाएगा, एक रास्ता से जाएगा नहीं, उसमें छोटे छोटे ड्रेनेज बनते हैं, ऐसे इससे जुड़ता है, स्ट्रीम बनता है और ये तब जाके पानी पहुँचता है।
तो ड्रेनेज डेंसिटी कहते हैं ये जो छोटे छोटे ड्रेन बनते हैं ना सरफेस के ऊपर, तो वो टोटल लेंथ आर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ड्रेनेज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ ड्रेन बटा टोटल एरिया। तो ड्रेनेज डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो पानी को आउटलेट तक पहुंचने का जो है रास्ता आसानी से मिल जाएगा, तो वो फटाफट वहाँ पहुंच जाएगा। और ड्रेनेज डेंसिटी अगर कम होगा तो उसको देर से पहुंचेगा, वो सरफेस के ऊपर फ्लो होकर पहुंचेगा। अगर ड्रेन बना हुआ है, चैनल छोटे छोटे बने हुए हैं, तो उसी के थ्रू फटाफट पहुंच जाएगा, अदरवाइज वो सरफेस के ऊपर फ्लो होके जाएगा। तो ऐसे केस में भी यही केस है कि अगर ड्रेनेज डेंसिटी ज़्यादा है तो ये डार्क वाला ग्राफ, और ड्रेनेज डेंसिटी कम है तो ये डॉटेड वाला ग्राफ, ग्रीन कलर वाला ग्राफ, इस टाइप का हाइड्रोग्राफ बनता है। चलिए, उसके बाद हो गया इनफिल्ट्रेशन। अब इसमें ये तो हो गया शेप साइज, उसके बाद इनफिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करेगा कि सॉयल जो है कितना परवियस है, कितना पानी अपने आप में अलाउ कर रहा है। तो वो सब चीज़ें, लैंड यूज क्या है, मतलब लैंड जो है खेती के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि अर्बनाइजेशन हो गया है। अर्बनाइजेशन मतलब बिल्डिंग तो नहीं बन गया, रोड तो नहीं बन गया। अब रोड बन जाएगा तो क्या होगा, रोड बन जाएगा तो इनफिल्ट्रेशन नहीं होने देगा, उसके ऊपर कवर हो जाएगा। तो इनफिल्ट्रेशन कम होगा तो रन ऑफ ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे केसेज में क्या होता है, जब रन ऑफ ज़्यादा होता है तो पीक जो है बहुत हाई होता है और जल्दी आता है। तो ये सब फैक्टर्स है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से, थोड़ा सा बुक भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हो गया कि आपका सॉइल कैसा है। सॉइल अगर सैंडी है तो ज़्यादा अंदर आपका इनफिल्ट्रेशन होगा, तो रन ऑफ कम ऑब्जर्व होगा, तो आपका पिक कम जल्दी लेट से आएगा। उसी तरह लेक्स, स्वैम्स एंड अदर स्टोरेज, अगर छोटे छोटे पॉन्ड बने हुए हैं अगर आपके कैचमेंट में, तो क्या होगा, पानी उस पॉन्ड में स्टोर हो जाएगा, आउटलेट तक पहुँचेगा ही नहीं। तो वो भी आपके हाइड्रोग्राफ के पिक को, स्कीमेट्रिक सिमेट्री को अफेक्ट करेगा। तो इन सब चीज़ों पे हाइड्रोग्राफ का शेप साइज डिपेंड करता है। उसके बाद है चैनल कैरेक्टरिस्टिक, क्रॉस सेक्शन, रफनेस, स्टोरेज कैपेसिटी। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से सोच सकते हैं कि ये सब चीज़ें ज़रूर ही अफेक्ट करती होंगी। उसके बाद जो क्लाइमेटिक फैक्टर है उसमें आता है प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश। अब बारिश के बारे में, बारिश की इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, मूवमेंट क्या है, मतलब बारिश जो है होते हुए आउटलेट की तरफ तो नहीं जा रही, या आउटलेट से दूर तो नहीं जा रहा। तो अगर बारिश तो है, बारिश भी होता रहता है, मूव भी होता रहता है, तो उसका मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो भी डेफिनेटली अफेक्ट करेगा हमारा हाइड्रोग्राफ के शेप पे, साइज पे, टाइम बेस पे। टाइम बेस क्या होता है ये बताता हूँ। टाइम बेस, ये हाइड्रोग्राफ जो है ए से शुरू हुआ, डी तक खत्म हो गया, तो ए और डी के बीच का पॉइंट को कहते हैं हम लोग टाइम बेस। हम लोग आगे टाइम बेस को और अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उस पर कई प्रॉब्लम भी बनाएंगे, तो इतना चिंता मत करिए। उसके बाद जो फैक्टर होता है इनिशियल लॉस। इनिशियल लॉस का मतलब पानी, अगर वेजिटेशन है, पेड़ पौधा है, तो क्या है, पानी जमीन तक पहुंचेगा ही नहीं, ऊपर ही कुछ कुछ लॉस हो जाएगा। तो उस वजह से भी हमारा शेप एंड साइज, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको लगाएंगे तो सब समझ में आता है। इवापो ट्रांसपिरेशन है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया। अगर थोड़ा सा और आप बुक को पढ़ लेंगे थोड़ा, उसमें जो लिखी हुई है कहानी, तो आपके अंदर है ना एक चीज़ें डेवलप होगी कि आप उसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद में भी काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर ये थिंकिंग का जो मटेरियल आ गया होगा। अब आप उसको अपनी भाषा में, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो अपनी भाषा में ज़रूर लिख सकते हैं। आने वाले प्रॉब्लम्स में भी ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो बैटरी भी ख़त्म हो गया है और मैं जो बताना चाहता था वो भी मैं बता चुका हूँ। तो कृपया करके अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।